स्क्रीन। ओके, मैं ऑडिबल हूँ क्या क्लास? मैं ऑडिबल हूँ? मैं ऑडिबल हूँ, मैं पूछ रही हूँ, कोई हाँ या ना बताएंगे क्लास में? ठीक है, मैं ओके ठीक है। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ चुके थे, मैं वहां चलती हूँ। ये सब हो गया था, एक मिनट देखते जाना। रिटेल ये हो गया था, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ऑफर्ड, कितने तरह के स्टोर्स है, कन्वीनियंस स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑफ प्राइस स्टोर एंड देन हाइपर मार्केट एंड सुपर मार्केट। ठीक है, फाइनली मैं इसका यूट्यूब नहीं कर पाई क्योंकि नेट का कुछ इशू है, शायद नहीं हो पा रहा है यहाँ से जल्दी। ओके, अब हम डायरेक्ट सेलिंग भी कर लेते। पार्टी प्लान किसको बोलेंगे आप लोग बताइए? पार्टी प्लान किसको बोलते थे? कैमरा ऑन करके तुम ही लोग बताओ, पार्टी प्लान क्या था? डायरेक्ट सेलिंग के मैंने आपको बताया थे पार्टी प्लान, मल्टी लेवल नेटवर्किंग, डोर टू डोर सेलिंग एंड फाइनली डिस्टेंस सेलिंग। उसका एक और है डिस्टेंस सेलिंग, हम अभी करना बाकी है। पार्टी प्लान क्या था? यस, नेटवर्क इशू है मैम, बार बार स्टक करके आवाज आ रहा है। नेटवर्क इशू है, लाइक कर मुझे रहा हूँ। मालूम है नेटवर्क इशू है यहाँ पे, तभी मैं इतना टाइम लगा आज क्लास स्टार्ट करने में, बहुत देर से कोशिश कर रही थी स्टार्ट करने का। अभी पार्टी प्लान बता सकते हैं? अभी ठीक है, अभी ऑडिबल हूँ मैं? यस मैम, अभी तो क्लियर आ रहा है। बताइए, ठीक है, देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा तो ऐसे भी अभी कुछ कर नहीं पाएंगे। पार्टी प्लान किसको कहा था हमने? आपको जितना मालूम है उस बेसिस पे आप जवाब दीजिए, मैं भी इसको कवर कर देती हूँ। या बोलो कोई। कुछ नहीं, किसी को नहीं पता? सोनाली कैमरा ऑन करो, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए और तुम कैमरा ऑफ करके बैठी है? सोनाली। मैं कर रही हूँ। प्रत्युष, आप भी, सब लोग इनफैक्ट। क्या है पार्टी प्लान? क्या है, मैंने क्या बताया था? सिंपल है, छोटा है, घरेलू, एक तरह से जो एकदम स्मॉल लेवल पे जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, पार्टी प्लान पे। तो क्या कहते हैं उसमें, क्या किया जाता है? कोई बोलेगा तो कैसे बोलिएगा कि ठीक है, ऑन द बेस डायरेक्ट सेलिंग का ये एक पार्ट है और डायरेक्ट सेलिंग में पार्टी पार्टी। हम्म हम्म और लोगों को जो रिलेटेड है, रिलेटिव्स है, उनको पार्टीज में इनवाइट करते हैं और बातों बातों में फिर उन्हें अपने बातों प्रोडक्ट्स के बातों पे बारे में नहीं, बताना एकदम शुरू करते हैं ऑर्गेनाइज्ड ताकि पार्टी होता है। बिल्कुल, पार्टी में इनवाइट करते हैं अपने ऑर्गेनाइज। एक्वेंटेंसेस को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, और उनको बताते हैं कि हम क्या क्या सेल करते हैं, हमारे क्या किस किस चीज में हमारी जो भी है कॉम्पिटेंसी, और ये हमारे प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, उसमें हम डिस्प्ले करते हैं। अगर किसी को कुछ पसंद करना हुआ तो वो तुरंत ऑर्डर दे देता है या फिर वो बाद में अपने हिसाब से ऑर्डर देता है और हम उसको बेचते हैं। तो ये छोटे लेवल पे जब स्टार्ट करते हैं तो पार्टी प्लान एक डायरेक्ट वे ऑफ सेलिंग है। नॉर्मली इसमें वुमेन ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट मैंने कहा था मल्टी लेवल नेटवर्क। वो क्या है मल्टी लेवल नेटवर्क? यस क्लास, मल्टी लेवल नेटवर्क का मतलब? सारे स्टूडेंट ने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है। मल्टी लेवल नेटवर्क का मतलब नहीं पता किसी को? नहीं मालूम है मल्टी लेवल नेटवर्क क्या होता है? हैंड रेज करो कोई, इफ यू नो द आंसर।
तरह से मैं नहीं पढ़ा सकती। मैम नेटवर्किंग नेटवर्किंग, लेवल बिल्कुल, वाइज। सोशल नेटवर्किंग, लेवल वाइज सोशल नेटवर्किंग, जिसमें अपने अंदर हम कुछ सेल्स कुछ एजेंट्स बोलते हैं, नॉर्मली हम एजेंट्स को जोड़ते हैं, फिर वो अपने अंदर कुछ एजेंट्स को जोड़ते हैं। इस तरीके से एक चेन बनते जाता है सोसाइटी में, और उस चेन के थ्रू जब हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसको हम मल्टी लेवल नेटवर्किंग बोलते हैं। मल्टी लेवल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल क्या हमने बताया था, जैसे एमवे, एमवे एक्चुअली वो मल्टी लेवल नेटवर्किंग को यूज करती है। टपरवेयर भी मल्टी लेवल नेटवर्किंग को काफी अच्छे से उन लोगों ने यूज किया और बहुत बड़ा अपना बिजनेस बना लिया ग्लोबली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मल्टी लेवल नेटवर्किंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डोर टू डोर सेलिंग, जहाँ पे मैंने कहा था कि आप डोर टू डोर जाकर के अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं, कभी कभी डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाते भी हैं कि हाउ इट वर्क्स, एंड देन फिर किसी को लेना होता है तो वो ऑर्डर देते हैं, जिसमें यूरोका फोर्ब्स एक तरह से डोर टू डोर सेलिंग को मेन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के रूप में उसने अडॉप्ट किया था, और अपने सारे जो भी उसके ट्रेनिंग थे या सेल्समैन थे वो कस्टमर को डोर टू डोर जाकर के अपने प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में दिखाते थे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि कैसे क्लीनिंग को इफेक्टिव बना सकता है, और कम समय में आपका घर, जहाँ पे आपको नहीं भी गंदगी दिख रही, वहां पे भी अगर धूल वगैरह है तो वो हिडन डस्ट वगैरह को कैसे वैक्यूम से क्लीन करके एब्सॉर्ब कर लेता है। तो वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते थे। डिस्टेंस सेलिंग, डिस्टेंस सेलिंग मतलब दूर से कैसे आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को अपने कस्टमर को बेच सकते हैं। ई कॉमर्स यहाँ आता है। अब ई कॉमर्स के साथ साथ एक और नया वर्ड जुड़ गया, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, वो एक्चुअली ई कॉमर्स नहीं है लेकिन ई कॉमर्स को सपोर्ट करता है। ई कॉमर्स को यूज वो भी करता है, पर ई कॉमर्स के को यूज करके वो एडवर्टीजमेंट नहीं करता। वो क्या है, सोशल, ठीक है ना, सोशल कॉमर्स बोल सकते हैं उसको। सोशल साइट का यूज करके जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोशल कॉमर्स या सोशल साइट के हेल्प से कॉमर्स। ई कॉमर्स इंटरनेट के थ्रू और सोशल साइट के थ्रू जो हम एडवर्टीजमेंट या अवेयरनेस या अपने कस्टमर का तक रीच करते हैं उसको हम सोशल कॉमर्स या सोशल मार्केटिंग बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि फेसबुक को यूज किया जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अब व्हाट्सएप, इन तीनों के माध्यम से। अब तुम देखो, किसी भी प्रोडक्ट को तुम ऑर्डर करो कहीं, किसी भी माध्यम से, आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, आ जाता है कभी भी। अगर तुम कभी करोगे ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग तो आप देखेंगे कि आपके पास एक मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे, और वो फिर आपको ये पूछेगा कि क्या आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आपको बहुत आसानी से आप अपने कंप्लेन, अपना जो भी आपको रिटर्न करना है वो सब वहां पे भी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। दे विल गाइड यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आल्सो। तो डिस्टेंस सेलिंग का मतलब है जहाँ की डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में बायर एंड जो सेलर है वो नहीं आते हैं, लेकिन वो दूर से ही अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने सामान के बारे में, सर्विसेज के बारे में अवेयर कराते हैं और बेचते हैं। पहले ये माध्यम था ईमेल, टेलीफोन या फिर टेलीविजन के थ्रू, लेकिन अब इसमें एडिशन हो गया सोशल साइट्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अवेयरनेस क्रिएट करने में और नंबर ऑफ क्लाइंटेल्स को या कस्टमर्स को बढ़ाने में, ठीक है। डिस्टेंस सेलिंग ये है। अब तक हमने जो पढ़ा वो प्रोडक्ट सेलिंग पढ़ा है, जिसको गुड्स के बेसिस पे हमने कन्वीनियंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर्स में बांटा, या फिर हमने उसको और किस चीज में बांटा कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोर्स यानी वर्चुअल स्टोर्स कैसे काम करता है गुड्स के केस में। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्विस रिटेलिंग, यानी मैंने पहले भी कहा था गुड्स एंड सर्विसेज बोथ को हम रिटेल करते हैं। सर्विसेज का एग्जांपल क्या बताया था आप लोगों को, सर्विसेज का एग्जांपल क्या बताया था? यस, आज मैं किसी का भी अटेंडेंस नहीं बनाने इंश्योरेंस वाली हूँ। कंपनी। इंश्योरेंस, बिल्कुल। और क्या? इंश्योरेंस कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है बैंक और बैंक सर्विस सेक्टर है, इंश्योरेंस है, और भी सोच के बताइए। रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी, यस, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, और एयरलाइंस। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी ये सब क्या है, सर्विसेज है। दे आर डिफरेंट सर्विसेज विच प्रोवाइड यू which provide or their services to the end consumer or the customers, ठीक है, उसको वो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो सर्विस रिटेलिंग हम इसको बोलेंगे। सर्विस रिटेलिंग में जो रिटेल है
जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डायरेक्ट कस्टमर को अपने सामान प्रोवाइड करते हैं, उनको कहीं आने, जैसे मूवी टिकट बुक कराने हैं तो आप क्या करते हैं, मूवी टिकट घर से बैठे बुक करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ बुक माई शो, है ना। तो वो बुक माई शो किस चीज में है, प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो आपको सर्विसेज अवेलेबल करा रहा है। आपने इंश्योरेंस कहा, बैंकिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अब ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, वो भी सर्विस रिटेलिंग का एग्जांपल है। इंटरनेट के हेल्प से आपको वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। एंड बैंकिंग आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब तो वो आप टैब लेके जाते हैं और आपका वहीं पे पूरा केवाईसी करके आपका फोटो खींच करके तुरंत से अकाउंट बना देती है, राइट। तो ये सारे जो माध्यम है, जो आपको सर्विसेज, जहाँ पे हम इंटेंजिबल थिंग्स जो कहते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं या जिसको हम रख नहीं सकते हैं लेकिन उसको हम यूज कर सकते हैं, वो सर्विसेज के एग्जांपल्स हैं। तो जितने भी हॉस्पिटैलिटी है, एयर टिकट्स है, मूवी टिकट्स है, बसेस का आप बुकिंग करा रहे हो एडवांस, ओके। अब तुम्हें पता चली गया होगा कि इंटरनेट का क्या हाल है आज, राइट। अब हम लोग Yes, ma'am. पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग से क्या समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट टॉपिक है ये, हो गया। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर्स ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज, डायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट सेलिंग, फिजिकल एग्जिस्टेंस में जो शॉप्स हैं, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में शॉप्स नहीं है, और सर्विसेज में रिटेलिंग के सर्विसेज में क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, वो सब हम कैसे प्रोवाइड कराते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग आप लोग बता सकते हैं क्या, क्या आपको समझ में आता है? जब हम ऑर्गेनाइज्ड टर्म बोलते हैं तो क्या समझ में आता है? जो मैम मॉल और मैंने शॉपिंग में होता है, बिग कॉम्प्लेक्स सब में, हम्म और जो रिटेल बिजनेस जो ऑफलाइन मिलता है वो भी। मैम, जिसकी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी हर दिन इक्वल मिलेगी। जैसे किसी भी मॉल में जाइएगा तो आपको हर दिन सर्विस और वही, जैसे जोमेटो का, सॉरी जोमेटो, जैसे डोमिनोज पिज्जा की जो पिज्जा की क्वालिटी हर दिन सेम मिलेगी। हाँ, ये तो हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि Yes, आपने ma'am. एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, उसको फॉलो। देखो, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में तुम समझ रहे हो बिल्कुल सही। जो अभी भास्कर ने बोला कि बड़े बड़े बिग कॉम्प्लेक्सेस में जब हम कोई सामान को तरीके से बेचते हैं और डिस्प्ले करते हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज तरीका है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीका। और तुमने जो बोला वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में सबसे पहले है कि वो कोई ना कोई लॉ या कोई ना कोई एक्ट उस पर एप्लीकेबल होगा, जैसे सेल्स टैक्स, जैसे जीएसटी। समझ में आया? कुछ ना कुछ एक्ट उस पर एप्लीकेबल होगा, वो एग्जाम्पल हो जाएगा ऑर्गेनाइज का। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं होता, उनको कोई जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, कोई सेल्स टैक्स उनको जमा करने की जरूरत नहीं है, उन पे कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि हमारा जो पेवमेंट में जो ग्रोसरी है या सिंपल किराना का दुकान है या फिर जो रेरी वाला है, जो इटिनरी बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं कि घूम घूम कर बेचता है, क्या उसको कोई, उसके ऊपर कोई एक्ट एप्लीकेबल है? मैम, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। नहीं, हाँ, तो वो नो मैम। अनऑर्गेनाइज का एग्जाम्पल हो गया। उस पे कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, वो अपने हिसाब से धंधा करता है, उसको कोई बैलेंस शीट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। ऑर्गेनाइज्ड आप तब हो जाते हैं जब आप कॉम्प्लेक्स, अभी उसने सही बोला कि आप बिग कॉम्प्लेक्सेस में यूज वेराइटी को एक जगह ब्रांडिंग करके, एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट मर्चेंडाइजिंग, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू, और आप पर कहीं कोई ना कोई एक्ट एप्लीकेबल होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब रिटेलिंग में हुआ था तो बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, बहुत संसद में इसको लेकर के बहस हुई थी, दोनों विपक्षी और जो पार्टी थे बीजेपी, उन सब के बीच में कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेलिंग में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे जो छोटे छोटे शॉपकीपर से उनको नुकसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा बहस चली थी और तब इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने से हुआ क्या, तो वही ग्लोबलाइजेशन, जो बाहर के प्लेयर्स हैं, आउट ऑफ इंडिया के प्लेयर्स भी इसमें आ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में ऑफर कर सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा, तो जो हमारे लोकल मार्केट से वो उनका कंपटीशन ग्लोबल प्लेयर्स से हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कि
इसमें ये डर दिखाया गया था कि जो लोकल मार्केट, जो हमारे छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं या लोकल सामान को प्रोवाइड कराते हैं, उनके बिजनेस पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। इवन ऑनलाइन भी जब बिजनेस हुआ था तो भी देखिए, क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस का असर हुआ है फिजिकल बिजनेस पे? यस बताइए। हुआ है, बिल्कुल यस हुआ, मैम, बहुत ज्यादा हुआ। काफी मैं इसलिए क्योंकि मैं खुद देखती हूँ यस कि मैम। हमारे घर के पास अभी नया नया पेंटालून्स खुला है, जो पटना में शायद पेंटालून्स जो मॉल है वो एक या दो है, राइट? दो है, मुझे दो याद इसलिए है क्योंकि एक शायद जी। राजापुर हमारा ब्रांच है, एक उस डायरेक्शन में भी एक मैंने पेंटालून्स देखा हुआ, और एक हमारे घर की तरफ अभी खुला है। लेकिन मैं उनमें जो फुटहोल्स देखती हूँ, जो लोगों का आना जाना है, वो रेयर है। शाम के समय में जो लोग जाते हैं उसके अंदर हार्डली मुझे लगता है उसके अंदर 5-10 एम्प्लॉय पहुंचते होंगे। वैसे ही अभी वेस्ट साइड, टाटा की वेस्ट साइड का मॉल खुला है, बहुत कम लोग जाते आते हैं। क्यों नहीं जाते? क्या सामान लोग ब्रांडेड पहनना बंद कर चुके हैं? नहीं, मैक्सिमम लोगों के पास टाइम कम है, वो ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के, कहीं से भी रास्ते में ट्रैवल करते हुए क्या करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करा लेते हैं। एक और ऑनलाइन आपको थोड़ा सा ऑनलाइन डिस्काउंट ऑफर थोड़ा ज्यादा समय के लिए होता है, और कभी कभी अनयूजुअली भी मिल जाता है, जो कि आपको ऑफलाइन में नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से, और वो ऑनलाइन डिस्काउंट देने में ऑनलाइन जो बिजनेस करते हैं वो सक्षम है, क्योंकि उनको फिजिकल एग्जिस्टेंस और बहुत तरह के खर्चे, ओवरहेड कॉस्ट से उनको मुक्ति मिल जाती है, राइट? तो वो ये अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि जो फिजिकल है वो आपको इतना ज्यादा डिस्काउंट देना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग मतलब जब हम ऑनलाइन बिजनेस को देखें तो यस, ऑनलाइन बिजनेस ने जरूर इम्पैक्ट अपना दिया है फिजिकल प्लेयर्स पे, और फिजिकल प्लेयर्स का जो बिजनेस है, म्यूट सत्यम थोड़ा म्यूट कर लो। अच्छा, मैंने कर दिया उसको। वहां से जो आसपास के जो लोकल जो वेंडर्स थे या फिर जो शॉपकीपर्स थे, उनके बिजनेस पे असर तो इसका पड़ा है, राइट? तो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग हम उसी को बोलेंगे जो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ब्रांडेड करके अपने सामानों को, डिफरेंट स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करके अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, और किसी न किसी एक्ट उसके उस पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग हो गया। और ये RAI होता है, रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये रिटेल की सारी एक्टिविटीज कंट्रोल होती है RAI द्वारा, ठीक है? अब इसमें और क्या क्या हो सकता है? तो जो स्कोप है रिटेलिंग का, ये ज्यादा वाइडर हो जाता है मैम ये ऑर्गेनाइज में। अरे या आई मैम एक बार हाँ, RAI जैसे हर चीज के लिए होता है ना, जैसे इंश्योरेंस के लिए एडा है ना, IRDA, यस वैसे ही हर एक मैम। चीज को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट का कोई ना कोई बॉडी होता है। इंडिया में रिटेलर्स के एक्टिविटीज को गाइड करने के लिए रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ठीक है? जिनके पॉलिसीज, जिनके गाइडलाइंस, जिनके रूल मैम इसमें एप्लीकेबल होते हैं प्राइस ऑर्गेनाइज सेक्टर पे। यस, प्राइस या प्रोडक्ट के ऊपर ये REI डिपेंड पॉलिसीज, ठीक है पॉलिसी ना? आप बेस्ड क्या क्या होती कर सकते हैं, आपको कौन कौन से नियम आप पे लागू होंगे, राइट? वो सब क्या क्या आपको लिखना है, वो सब क्लियरली इसमें मेंशन होगा। इस तरह के जो मैनेजमेंट होते हैं, अब ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो MIS यूज करते हैं। MIS यानी, MIS का मतलब? यस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है? उसी तरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि आपके इन्वेंट्री में कितना है, कितने कस्टमर्स आए हैं, किस दिन आपने कितना सेल किया, सब आपके MIS में आपका डेटा सेव होते रहता है। आपको जहां भी जाते हैं आप सामान लेने के लिए, आपको कंप्यूटर से जनरेटेड बिल देते हैं, यानी वो पर डे कितना बिल जनरेट करते हैं और कौन कौन सा प्रोडक्ट गया, ये सब उनके डेटा में सेव होते जाता है। और इससे उनका इन्वेंट्री लिंक होता है कि इन्वेंट्री से कितना सामान निकला और कितना है, और कितना हमको और ऑर्डर करने की जरूरत है। तो MIS के हेल्प से आपको बहुत ज्यादा फिजिकल चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको एक जगह बैठे बैठे एक आप क्लिक करते हो अपना सिस्टम का कोई एक सा बटन, और आपको आपके पास पूरा आपका इन्वेंट्री या स्टॉक डिस्प्ले हो जाता है। तो ऑर्गेनाइज सेलिंग में आप MIS को अप्लाई करते हो। आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को यूज करते हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगेन, कितना हमारा स्टॉक में है, कितना वेयर हाउस में है, कितना ऑर्डर करना है, कितना हमारा शेल्फ पे है, और इसके हिसाब से आपका सप्लाई चेन मैनेज होते रहता है। एंड देन नेक्स्ट होता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका सुना है कभी आपने? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या हुआ? बार बार अटक जाता है ये।
मेरी आवाज आ रही है अभी? मेरी कट आवाज कट आ के रही है भास्कर? हाँ, अभी आ रही है ठीक से? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अगेन मैं सीआरएम के बारे में बता रही थी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर रिटेल का मैंने बताया था ना, रिटेल का एक फीचर है क्या, कस्टमर सेंट्रिक, यानी रिटेल में बिजनेस में जो सेंटर में है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कौन है, कस्टमर, यानी कस्टमर को आपने हर जगह आपको उसको सर्विसेज देना है। सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करना है प्रोडक्ट के बारे में, उनको नॉलेज देनी है, उसके बाद आपको आपको उनको सेल करना है प्रोडक्ट या सर्विसेज, और प्रोडक्ट और सर्विसेज जब वो लेते हैं खरीदते हैं, उसके बाद अगर उनको कोई डिफिकल्टी होती है किसी प्रोडक्ट को यूज करने में या सर्विसेज के बाद उनको कोई को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, बाद में उनको असिस्ट कर सकते हैं सीआरएम के थ्रू। वो आपको आपका जो कस्टमर केयर का नंबर होता है वो उस पर कॉल करते हैं, वो आपसे हेल्प मांगते हैं या आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और आप क्या करते हैं, अपने किसी भी एग्जीक्यूटिव को भेज करके या इंजीनियर को भेज करके आप उनके प्रॉब्लम को सही कराते हैं। फ्रिज लिया, कुछ कूलिंग नहीं हो रही है, आकर के ठीक करके जाता है। ठीक है, यानी कि पोस्ट सेल्स सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को, वो सब ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में पॉसिबल हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में ये सब पॉसिबल नहीं है, राइट? ये सब होता ही नहीं है इनफैक्ट। तो ये सारे जहाँ पे एप्लीकेबल हो, इन सब चीजों को यूज करते हुए जो रिटेलिंग Yes. कर रहा है उसको हम ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग बोलेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग यानी जो ट्रेडिशनली होता आ रहा है, कभी गली में, कभी चौराहे में, कभी माथे पर, कभी ठेले पे, कभी टेम्पो में लेकर के जब हम कोई सामान बेचते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में घूम घूम कर, और कोई लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होता है इन पर, तो इसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है। अभी भी इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग रूरल एरिया में डोमिनेटिंग है, अर्बन एरिया में भले ही डोमिनेटिंग ना हो, साथ साथ चल रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग ही चल रहा है। ऑर्गेनाइज अभी भी अपने इंट्रोडक्टरी फेज में ही है, इज इट ना? या यस मैम। Yes, तो ma'am. ऐसे इसको जो हमने सेकंड देखा, जो ट्रेडिशनल काम करने का तरीका है, जिससे कोई लीगल एप्रीहेंशन नहीं है या कंट्रोल नहीं है, या जो इन सारे टूल्स को या सिस्टम को यूज नहीं करता है, वो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में भी फॉल कर जाएगा। एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर भी मार्केट का एक अच्छा खासा शेयर इनका भी है उसमें, लेकिन अब जो डोमिनेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का है। एक और बात, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में स्मॉल स्केल सेक्टर, स्मॉल जो स्टार्टअप्स हैं, जो बिजनेस हैं, वो ग्रो कर पाते हैं, और जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है वो अपना स्टार्टिंग पहले अनऑर्गेनाइज तरीके से ही करते हैं, और अड़ोस पड़ोस में जो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करते हैं, लाइक हेल्पर्स के रूप में, या अपने शॉप को क्लीन करने के लिए या असिस्ट करने के लिए आपने एक दो लोगों को हायर कर रखा है। तो आसपास में लोकल एरिया में एम्प्लॉयमेंट का भी सोर्स बनते हैं अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग भी। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग से, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ ज्यादा है? यस, Unorganized में. एम्प्लॉयमेंट कहाँ ज्यादा है कंपैरेटिवली? ऑर्गेनाइज में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, दिखता नहीं तुम्हें? सीआरएम, कितने सारे लोग कस्टमर केयर में बैठे रहते हैं, कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स आपको हेल्प करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट है ना उतने सारे लोगों को। फिर आप जाते हैं Yes, ma'am. मॉल्स में, तो कितने, हर फ्लोर पे आपको अलग अलग फ्लोर मैनेजर मिल जाएंगे, उसके बाद हर एक एरिया में अलग अलग आपको सेल्समैन मिल जाएंगे, असिस्ट करने के लिए मिल जाएंगे, मर्केंडाइजर अलग होता है, सप्लायर अलग होता है। तो ये सब क्या है, ये सब सारे एम्प्लॉयमेंट के साधन है ना, एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज है ना। तो कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा प्रॉफिट है, राइट, इन कंपैरिजन टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट? क्लियर हुआ? Yes, एक ma'am. आध नौकरी मिल पाती है अनऑर्गेनाइज बिजनेस में, लेकिन ऑर्गेनाइज बिजनेस में बहुत सारी नौकरी है, क्योंकि आपको हर लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देना होता है, और आपको जरूरत होती है, क्योंकि आप कस्टमर को हर तरह का सर्विस देना चाहते हो, पहले का भी, बाद का भी, बीच में भी, जब वो सेल कर रहे हैं, जब वो खरीद रहे हैं, उस समय भी आपको उनको अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना है या उनको नहीं मालूम है तो आप करके दिखाते हैं उनको। तो आपको हर समय चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। ठीक है,
लेकिन अभी भी हमारे इंडिया में रूरल क्षेत्रों में अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा एक्टिवली और ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ओनली इन रूरल सेक्टर्स। ठीक है, अब है कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिटेल मार्केटिंग पर जिसका असर हो सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट्स रिटेल बिजनेस। आप पहले अपने मन से बोलिए क्या क्या फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान में रखना चाहिए रिटेलर्स को अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। मैं इसको कवर करती हूँ, अपने मन से बोलो पहले। यस, कोई भी बोलो। वैरायटी मैम, वैरायटी, ठीक है, वैरायटी। ठीक है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, और कुछ? मैम लॉयल्टी मैम, इसका स्टोर लॉयल्टी क्या? स्टोर लॉयल्टी, जो स्टोर लॉयल्टी कर इमेज, सकते हैं। स्टोर का इमेज, स्टोर इमेज। लॉयल्टी तो कस्टमर का होगा। यस, कल्चर मैम, कल्चर। जियोग्राफिकल। ज्योग्राफिकल क्या? देखो, कोई भी रिटेल बिजनेस अगर आप अपने मन से सोचो कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस का एग्जांपल जैसे कोई भी चीज लेते हैं, ठीक है ना, कोई रेस्टोरेंट चलाना है, कोई मैम सर्विस भी तो हो सकता है मैम। हाँ, सर्विसेज में भी क्या सर्विसेज, कोई सर्विसेज सोचोगे ना कि हमें सर्विस, ये सर्विस देना है। मैम यस, कंफर्ट। जैसे कि मान लीजिए यस, जैसे क्या? मैम ये भी कोई तो देखेंगे, दूसरे के बिजनेस से कंपेयर भी तो करेंगे, कंपेयर मैम जैसे करेंगे ना कि वो इस टाइप का सुविधा मुझसे। कॉम्पिटिटर से मैंने ये बोला कि जब भी कोई भी आम Yes, आदमी ma'am. जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो किन किन चीजों पे करे कि मेरा स्टोर, मान लो स्टोर बेस्ड है अभी हम, ठीक है, अभी हम ऑनलाइन की बात नहीं करते, थोड़ी देर भूल जाते हैं। अगर हमको अपना स्टोर कहीं पे खोलना है तो हम क्या क्या देखेंगे? पहले तो देखेंगे लोकेशन, राइट, कि किस स्थान पे हमारा, कहाँ पे ज्यादा लोगों का आना जाना है, कहाँ पे लोग ज्यादा हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, कहाँ पे उनका मूवमेंट अधिक है, कहाँ किस एरिया में वो ज्यादा आते जाते हैं, और लोकेशन कन्वीनियंट है कि नहीं है उस जगह पे, और कोई कॉम्पिटिटर्स है या फिर नहीं है। नहीं है का अपना लॉजिक है का अपना लॉजिक है। मैं दोनों लॉजिक आपको समझा दूंगी। कहीं कोई आइसोलेशन में जाकर के कोई भी स्टोर खोलेगा तो क्या वो बहुत अधिक चलेगा? ठीक है, बहुत अगर आप बहुत अच्छा अगर आपने व्यवस्था कर रखा है तो इक्के दुक्के लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका मेन मार्केट के कितना आसपास आपका